उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया फैसला आया है जिसने मिशन 2027 की सियासी बिसात को और भी दिलचस्प बना दिया। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें ही प्रशासक बना दिया गया था। अब सवाल सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश का नहीं बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति का है। क्या यह फैसला विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए लिया गया या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जमीनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी है? क्या 68 जिलों में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाना महज संयोग है या फिर यह पूरी तरह चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या नौकरशाही की जगह जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देना लोकतंत्र को मजबूत करेगा या प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा? विपक्ष इस फैसले को सत्ता का दुरुपयोग बता रहा है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्राम प्रधानों के मामले में यही मॉडल अपनाया गया था तो अब जिला पंचायत पर फिर वही फॉर्मूला लागू करने का संदेश क्या कहता है, जबकि ग्राम प्रधान के मॉडल को लेकर हाईकोर्ट से फटकार मिल चुकी है। क्या बीजेपी ग्रामीण राजनीति की पूरी कमान अपने हाथ में रखना चाहती है? क्या यह कदम 2027 के चुनावी समीकरण बदल देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या यह प्रशासनिक सुधार है या चुनावी मास्टर स्ट्रोक? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनसे करेंगे सीधे चर्चा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में बयानबाजी क्या क्या है वो आपको सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि जो पंचायत राज की व्यवस्था है उसमें पंचायत जो है एक महत्वपूर्ण है, चाहे वो गांव पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो। अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ था, उनको सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया है। आज जिला पंचायतों का भी कार्यकाल पूरा हुआ है और सरकार जो है उनको भी प्रशासक नियुक्त कर रही है, और इसलिए कर रही कि जिससे उनके काम में कोई व्यवधान ना आए और जो विकास के काम चल रहे हैं वो अनवरत चलते रहें। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना, पहले प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना, ये इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है वो प्रधान जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रही। ये सरकार का फेल्योर है और लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57,000 ग्राम प्रधानों के बाद अब प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाने का फैसला कर लिया है। आज यानी कि 11 तारीख तक जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल था, कल से उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में सरकार ने उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। हालांकि उनके अधिकारों में थोड़ी सी कमी जरूर की गई है कि अब वो बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुराने तरीके से वो काम करते रहेंगे। जो भी फाइलें होंगी वो उसको देखते रहेंगे और साथ ही जब तक अगला चुनाव का आदेश नहीं आता तब तक वो इसी तरह से प्रशासक बने रहेंगे। ग्राम प्रधान और अब जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद सरकार ब्लॉक प्रमुखों को भी जल्दी ही, जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो उन्हें भी प्रशासक नियुक्त करेगी। यानी कि पूरी तरह से अगर कहें तो सियासी गेम अगर कहें तो सेट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और इन ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों और आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुखों के जरिए जो प्रशासक इनको नियुक्त किया गया है उनके जरिए 2027 की बैतरणी भी बीजेपी पार करने की कोशिश करेगी। सहयोगी अभिषेक चौधरी के साथ दीपक श्रीवास्तव, महुआ खबर, लखनऊ। अब सवाल इसी के साथ तमाम उठते हैं। सवाल एक या दो नहीं है, कई हैं। सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, सवाल हाईकोर्ट भी उठा रहा है और हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर सरकार से सख्त सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर आप ये बताइए कि क्या इसको ये माना जाए कि आप पीछे के दरवाजे से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं गुपचुप तरीके से? क्या प्रशासक बनाना, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना माना जाए? साथ ही कोर्ट ने पूछा कि
आखिर इसको करने के पीछे आप कौन सा नियम, कौन सा कानून लगा रहे हैं? 13 जुलाई को इसी पर अब अगली सुनवाई होनी है, लेकिन सवाल यह है कि 13 जुलाई को सुनवाई तो होगी, जबकि सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। लेकिन सरकार ने इसी बीच ये अगला कारनामा कर दिया है कि अब सीधे तौर पर 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया गया और अब ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। खबर यहां तक है। तो आखिर एक तरफ कोर्ट हड़का रही है, कोर्ट फटकार लगा रही है सरकार को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और सीधे तौर पर सरकार ने कहा कि किसी भी कीमत पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर सरकार एक के बाद एक प्रशासक क्यों बना रही है, मनमानी कर रही है? क्या संविधान हटा के रख दिया है, फिर जो मन आए कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल रजनीश जी आप ही से है कि क्यों कर रही है सरकार ऐसा? एक बार कोर्ट फटकार लगा चुकी है, लेकिन फिर उसी रास्ते पर। देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में डिले नहीं किया है। हम लोग पंचायत, हमारी आवाज लौट रही है जी, एक बार चेक कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है रजनीश जी को। लेकिन रजनीश जी आप बोलिए। हम लोग जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है रजनीश जी। पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हाँ, पंचायत चुनाव के समय के बारे में समय समय पे अपने अपने वक्तव्य जारी किए थे। हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी कर दिए थे, मतपत्र हमारे जिले में पहुंच गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या याचिका? हाई कोर्ट में जो याचिका आई, मैं बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट बताइए ना। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए और उसकी जो उसकी समितियां थी, जो सारे उसमें थे कहीं कहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा था कि हम लोग पिछड़ों का हक मार रहे हैं। उसी पे जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट ने हमको कहा कि आप पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट मंगा लीजिए, उसके बाद आप पंचायत चुनाव करा सकते हैं। हमारी पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन किया और वो आयोग उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अपनी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहा है। जैसे वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, हम चुनाव करा लेंगे। ठीक है, ठीक है। दान बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दान बहादुर जी, क्यों करते हैं आप ऐसा? घूम फिर कर आप ही लपेटे में आ जाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? आप जनता के खिलाफ इतना क्यों खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ इतना क्यों खड़े हो जाते हैं? बताइए, सरकार करा रही थी अच्छा खासा चुनाव, क्या जरूरत थी आपको याचिका लगाने की? राणा जी, आप सहित सभी साथियों का अभिवादन। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र और संविधान की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी इतनी खौफजदा है कि एक नया असंवैधानिक रास्ता खोज रही है। जब कार्यकाल खत्म हो गया तो नियत समय पर चुनाव होने चाहिए। अब आपने उन्हीं पुराने अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया। पहले इन्होंने प्रधानों के हक को मारा, अब जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया। प्रधानों वाला मामला कोर्ट में है, 13 को सुनवाई है। अब जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ये जनता की वोट पर एक तरह से डकैती है, समझिए आप। इस देश में चुनाव आयोग और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इनकी भी कोई जरूरत है कि नहीं है? अब ये बहाना बताते हैं कि साहब वो आरक्षण, आप बताइए, ये आपकी संस्थागत विफलता नहीं है तो और क्या है? ये सरकार राणा जी हर मोर्चे पर विफल है। इनसे समय पर प्रतिगमन नहीं होता, इनसे समय पर आरक्षण की सूची नहीं बनती, और समय पर चुनाव नहीं करा सकते। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब क्या है कि अभी वो प्रधान और जिला पंचायत, और जैसा कि आपने कहा ब्लॉक प्रमुख भी होने जा रहा है, अब ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और प्रशासक राज से ये खेलते रहेंगे। ये उलझा के रख दिए हैं। गांव का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, गांव विकास की धुरी होता है, और उस विकास की धुरी को आप घर चक्कर बना दे रहे हैं। आप प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। अरे भाई, 5 साल के लिए चुना गया था लोगों को, 5 साल एक दिन के लिए नहीं चुना गया था। अगला आदमी 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और आप पावर में हैं तो पावर बांट रहे हैं।
राणा जी इनके एक विधायक जी हैं, ये हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा की है, ये श्याम प्रकाश गुप्ता जी हैं। प्रधानों की बैठक में इन्होंने सीधे से कहा था कि देखो विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है। ये इनका तिकड़म है राणा जी, ये जनता को बरगला रहे हैं। जनता की आवाज को रोकने के लिए ये तिकड़म किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है, जागरूक है, वो समझ रही है इनके सारे तिकड़म को। नहीं तो लेकिन जिस याचिका का लगातार, क्योंकि कल इसी बात को लेकर कहा है उन्होंने, पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं ओपी राजभर साहब ने भी कहा कि सिर्फ चुनाव रोकने का एकमात्र कारण है समाजवादी पार्टी। आपकी लीगल सेल ना याचिका लगाती और ना चुनाव रोकता। राणा जी देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा फंडा है, समाजवादी पार्टी इनके किसी भी पाप में भागीदार नहीं होगी। ये भ्रष्टाचार करें, ये अनियमितता करें, ये आरक्षण खाएं, ये विकास के रास्ते पर रोड़ा बने, भ्रष्टाचार करके विकास के पैसे को गबन करें, समाजवादी पार्टी इनके पाप का भागीदार बने? नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही और करेगी। समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का नाम दान बहादुर सिंह है, एक बार नाम ठीक कर लीजिएगा, उस्मानी जी का नाम चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विश्व विजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। विश्व विजय जी, विपक्ष ही क्यों हर जगह लपेटे में आ जाता है, क्यों नहीं होने देते आप चुनाव? समझाइए अपने गठबंधन की पार्टी को, काहे याचिका लगा दी? भारतीय जनता पार्टी का तो संविधान भरोसा है, न लोकतंत्र में भरोसा है, और शुरू से उनकी नियत चुनाव कराने की नहीं थी। दरअसल ये पंचायत माध्यम, ये जो हमारा पंचायती राज उस पर कब्जा करने की इनकी कोशिश है, और सर को अभी हाई कोर्ट जो फटकार लगाई है वो आई सरकार के कार्यों पर। दूसरा ये कि जब जिला पंचायतों को एक तरफ आप प्रशासन कर रहे हैं, जो का जो 73वां संविधान संशोधन है और जिसमें 243C में साफ साफ कहा गया है कि जिला पंचायत का निर्माण सदस्यों से होता है, तो जब सदस्य ही नहीं तो जिला पंचायत का प्रशासन बना दिया। एक बात। दूसरी बात, अभी एक साथी कह रहे थे कि मतपत्रों को छपने का आदेश दे दिया गया था। मतपत्र तब छपता है जब चुनाव घोषित कर दिया जाता है, चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तब राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवाता है। मतपत्र छपवाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं। दरअसल ये सरकार डरी हुई है। ये जो पिछले लोकसभा के अंदर जो इंडिया गठबंधन से चुनाव में पराजित हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो डरी हुई है और इसको इस बात की आशंका है, और ये तय है जनता में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार से बेरोजगारी को लेकर के चढ़ावा करके, जिस प्रकार से जो तानाशाही है, जो इनकी बुलडोजर की नीति है, उस सब में आक्रोश है और जनता पूरी तौर पर इनको हराने के लिए बैठी है। मेरा यहाँ के अंदर ये जब सीधे सीधे जो 73वां हमारा संविधान संशोधन है, आप उस पर हमला कर रहे हैं, आप लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, आप जो हाई कोर्ट की फटकार है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और लगातार आप अभी प्रधानों का आपने किया, अब आप जिला पंचायतों को प्रशासन तो निश्चित रूप से सरकार की जो नियति है, 73वां संविधान संशोधन में जो 243E जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि 5 साल से एक दिन भी चुनाव नहीं टाला जा सकता, और जो कराना राज्य की जिम्मेदारी है, ये चुनाव नहीं कराता है, चुनाव जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है चुनाव कराने की। निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो फेल है, और कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो नियति है, तो श्री राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि देश के संविधान पर हमला हो रहा है, देश के लोकतंत्र को कब्जा करने की साजिश हो रही है। ठीक है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र जी, ठीक है। तो भाजपा की तरफ से हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की एक याचिका ने पूरा चुनाव रोक दिया, यह आरोप लगाया आपकी पार्टी के मुखिया ने और प्रदेश के पंचायत राज विभाग के मंत्री जी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि इनके पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा तो है नहीं,
और समाजवादी पार्टी अब अपने मूल से भटक गई है। जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाया था, उससे कहीं दूर भटक के ये समाप्तवादी पार्टी बन गए हैं। समाजवादी का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि समाजवादी वो है जो किसी बिना जाति धर्म के रहे, अपने नाम के आगे न कोई टाइटल लगाए न कोई जाति लगाए। यहाँ क्या है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, ये यादव बंधु हैं। अभी इन्होंने सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं बहुत तेजी से सुन रहा था। आपके मुखिया भी तो लगाते हैं सरनेम। नहीं, हम लोग समाजवादी नहीं कहते, हम लोग समाजवादी पार्टी के नाम पे तो अपना राजनीति चमकाते नहीं है। इन्होंने भी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो कह रहे थे कि सदन से मतलब आप कह रहे हैं कि आप एक जाति विशेष के नेता हैं, आपके मुखिया एक जाति विशेष के नेता हैं। मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं तो पहले देखिए, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो पूरी होनी चाहिए ना। राघवेंद्र जी बताइए ना पहले। करेंगे तो डिबेट कैसे होगा? अब डिबेट ऐसे ही होता है, डिबेट बात से बात निकलने पर ही सवाल से सवाल पर होता है। डिबेट है राघवेंद्र जी, भाषणबाजी नहीं है, डिबेट है। किसमें हुआ था? नहीं, आप ओपनिंग में मत रोकिए ना, कम से कम ओपनिंग तो शुरू से होने दीजिए। देखिए जो सवाल आएगा तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल पूछिए। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। मतलब आप ये क्लियर कर रहे हैं कि आपके नेता एक किसी विशेष जाति के नेता हैं? नहीं, विशेष जाति की बात ही नहीं। हम लोग समाजवादी कहाँ करते हैं? समाजवादी का एक शाब्दिक अर्थ होता है। जो समाजवादी लोहिया जिले के चले थे, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने कहा कि टाइटल लगाना मतलब किसी एक जाति विशेष का होना। बिल्कुल होना। तो आपके नेता भी सर्व समाज के हैं या किसी एक जाति के हैं? नहीं, देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के नाम पे अपनी पार्टी नहीं बनाए हैं। हम लोग महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हैं। और मैं भी वही कह रहा हूँ ना, कर्म है जो पिछले, मैं भी राघवेंद्र जी वही पूछ रहा हूँ। तो मतलब आपको किसी एक विशेष जाति की पार्टी समझे, किसी एक विशेष जाति की पार्टी और नेता समझे? नहीं, हमारे यहाँ हमारे परिवार में 5 सांसद कहाँ है? जरा बताइए। हमारे परिवार में 5 सांसद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, छौंगा यादव कोई सांसद है क्या? वो समाजवादी पार्टी कहाँ रह गई? जब 5 यादव समाजवादी पार्टी के हैं, छौंगा कोई यादव समाजवादी पार्टी का ही नहीं है, तो उनके में हमारे में तुलना करेंगे आप? हम तो आपके टोटल कितने सांसद हैं? आपके टोटल सांसद कितने हैं? हमारे पास कोई सांसद नहीं है। नहीं, विधायक कितने? माफ कीजिएगा, विधायक कितने आपके यहाँ? आपके यहाँ विधायक हमारे पास इस समय 6 विधायक, 1 MLC है। 4 विधायक सपा में चले गए हैं, 2 बच्चे हैं। विधायक के नाम बताइए ना अपने। अगर देखिए, अगर आपके पास इतनी क्षमता है तो अखिलेश जी से कह दीजिए, मीडिया बुला के प्रेस वार्ता करते हैं, कहते हैं कि 4 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए ना, मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बस उसका जवाब चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने ऐसी कौन सी याचिका लगाई जिससे पूरा चुनाव रुक गया? अच्छा, आप इनसे पूछिए, अरविंद राठौर और संजय कुमार शर्मा किससे ताल्लुक रखते हैं? आप इनसे पूछिए। और अगर ये चुनाव, देखिए, ये तो चुनाव से हमेशा भागते रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, जब उनसे पूछना होगा उनसे पूछूंगा मैं। पहले आप तो जवाब दीजिए ना मुझे। ये इनके लीगल सेल के ऐसा सोशल मीडिया पे या हर जगह है कि ये इनके लीगल टीम में जो है, लीगल टीम के एडवाइजर भी है या लीगल टीम में काम करते हैं। ये 2 नाम है। ये 2 नाम आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इन 2 लोगों ने PIL दाखिल की, जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया। कोर्ट ने जो भी गाइड, देखिए, कोर्ट सरकार से बड़ा है और कोर्ट का जो भी गाइडलाइन होगा सरकार को मानना पड़ेगा। PIL क्या लगाई PIL में? वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या था उसमें मुद्दा? उन्होंने शायद ऐसा लगाया कि भाई ये जनता का हक मार रहे हैं। इनके हिसाब से अगर हम जो मौजूदा प्रधान है, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है या मौजूदा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसको चार्ज न देके अधिकारियों को चार्ज दे देते, जैसे इनके कार्यकाल में होता था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता था। एक थाना, एक दलाल नामित करते थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप ही के पार्टी के प्रमुख ने ये कहा। राघवेंद्र जी सुन लीजिए सवाल मेरा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के मुखिया ने और मंत्री साहब ने यह कहा कि चुनाव रुकने का एकमात्र कारण समाजवादी पार्टी की याचिका है जो उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई। मैं उस याचिका के बारे में जानना चाहता हूं, वो कौन सी याचिका थी जिसकी वजह से चुनाव रुक गया? देखिए, ये विस्तृत तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए जिन्होंने याचिका डाला। मुझे आरोप तो आपकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं ना। आरोप आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के मुखिया लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल लगाएंगे हम लोग। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सी याचिका लगाई जिसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं? कौन सी याचिका लगाई? प्रधानों का कार्यकाल, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल न बढ़ने के पीछे क्या मंशा है इनका? भ्रष्टाचार योगी जी के सरकार में संभव नहीं है। महाराज कुछ भी कहानी सुना देंगे तो मैं सुन थोड़ी ना लूंगा। मैं फैक्ट पर बात करता हूं। राघवेंद्र जी,
आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं। फैक्ट्स जी। आधारित बात करेंगे, पूरी बात सुनूंगा, वरना बीच में टोक कर सवाल पूछूंगा। आपकी पार्टी के मुखिया ने कल ही बयान दिया कि चुनाव रुकने का एकमात्र कारण है समाजवादी पार्टी की याचिका। मैं उस याचिका के बारे में जानना चाहता हूं। आप चुनाव रुक जाने के बाद की याचिका की बात कर रहे हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। कौन सी पहले याचिका लगाई जिसकी वजह से चुनाव रुका? आपकी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की याचिका की वजह से चुनाव रुक गया। सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए ना पहले राघवेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप। आपकी पार्टी के मुखिया और पंचायत राज विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की याचिका की वजह से चुनाव रुका। कोर्ट आप ही से पूछ रहा है कि आपने चुनाव क्यों रोका, कि आपने चुनाव में देरी क्यों की? यह बात आपसे कोर्ट पूछ रहा है और आप डाल दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। नहीं, हमको तो जो कहना होगा हम कोर्ट से कहेंगे। चूंकि पिछड़ा आयोग नहीं हो रहा था, समाजवादी पार्टी हल्ला कर रहा था, पिछड़ा आयोग का गठन भी हो गया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछड़ा आयोग का गठन करके एक समय दे दिया गया। वो समय के अंतराल में अपना काम पूरा करके देंगे, पुनः हम परिसीमन कराएंगे, आरक्षण कराएंगे। हम चुनाव से कहां भाग रहे हैं? आप देखिए, लगातार हमारे मंत्री ने कहा कि चुनाव होगा, चुनाव समय पे होगा, चुनाव समय पे होगा। जब ये लोग कोर्ट भाग जाएंगे तो कोर्ट से बड़ा सरकार तो है नहीं। कोर्ट के अनुरूप ही सरकार चलता है और कोर्ट की जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार उसका पालन करेगा। कोर्ट के अनुरूप सरकार नहीं चलता है, संविधान के अनुरूप सरकार चलती है। नहीं, कोर्ट जो कहेगा कोर्ट के अनुरूप ही, कोर्ट का जो आर्डर होगा उसी के अनुरूप सरकार काम करेगी। और कोर्ट ने ये कहा आपसे कि आप चुनाव रोक दीजिए? नहीं, चुनाव रोकने का जब कोर्ट में मामला चला गया तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा, चूंकि कुछ कोर्ट को आप ही से मांग रही है डेट की, बताइए महाराज चुनाव कब कराएंगे आप? और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव उसकी वजह से नहीं रोक रहे हैं। आप डेट दे दीजिए हाईकोर्ट को। जब पिछड़ा आयोग का गठन हो जाएगा, जो भी अनियमितताएं पूरी हो जाएंगी, चुनाव हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है, सदस्यों का ऐलान भी हो चुका है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए ना, उसका आरक्षण का क्या पैमाना रहेगा, उसके आधार पर तो भी 7 से 8 महीने लगेंगे रिपोर्ट आने में फाइनल वाली। तो मतलब ये मान लें कि अगले साल चुनाव होगा। तब तक के लिए देखिए, तब तक के लिए विकास कार्य न रुके, गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, जिला पंचायत प्रशासक कितने दिन के लिए बनाए गए? सरकार की प्रशासक कितने दिनों के लिए बनाए गए बताइए ना। प्रशासक बना दिया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ राघवेंद्र जी, प्रशासक कितने दिनों के लिए बनाए गए? ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों को जो आपने प्रशासक बनाया, कितने दिनों के लिए बनाया? मैक्सिमम 6 महीने के लिए हमने बनाया है। और रिपोर्ट आएगी आपकी 8 महीने बाद, तो बाकी 2 महीने क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो बाकी की बात तब न होगी। हो सकता है हम 6 महीने पहले चुनाव करा दें। तो जब रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो चुनाव कैसे करा देंगे आप? जब रिपोर्ट नहीं आएगी जिसकी वजह से चुनाव रुका है, तो आप चुनाव कैसे करा देंगे? हमने 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया। जनता का काम 6 महीना न रुके। महाराज मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। जनता को छोड़ दीजिए अभी। नहीं, जब चुनाव में जाना तब जनता से बात कर रहे हैं। आप विपक्ष के जैसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। अच्छा, यही सवाल आपसे हाईकोर्ट ने पूछे थे, तो आप कहेंगे हाईकोर्ट को कि विपक्ष की तरफ पूछ रहा था। नहीं राघवेंद्र जी, ये बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बात। आप पत्रकार पर आरोप लगाएंगे कि विपक्ष की तरफ सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप आरोप लगाएंगे मुझ पर, आप आरोप लगाएंगे मुझ पर, आप आरोप लगाएंगे मुझ पर। आपको क्या कष्ट है प्रशासक बनने पर? आपको क्या दिक्कत है? प्रशासक है, हाईकोर्ट को क्या दिक्कत है बताइए ना। हाईकोर्ट को क्या दिक्कत है प्रशासक बनने से? हाईकोर्ट को क्या दिक्कत है? हाईकोर्ट को क्या दिक्कत है? जवाब दीजिए ना मुझे। हाईकोर्ट को क्या दिक्कत है प्रशासक बन जाने से? वो 6 महीने हाईकोर्ट विपक्ष का है, बिल्कुल चलाएगा वो। हाईकोर्ट ने क्यों पूछा बताइए ना आप। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा, हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में आपसे कहा कि ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट विपक्ष का है, जवाब दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूछा, आपसे सवाल कर लिया तो दर्द उठ गया पेट में। किसी मुद्दे सवाल पूछ लिया तो दर्द होने लगा राघवेंद्र जी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जनहित का कोई मुद्दा प्रभावित ना हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रशासक बनाया। कोर्ट में जो तो हाईकोर्ट को क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात? हाईकोर्ट को क्यों नहीं समझ में आई ये बात? हाईकोर्ट ने क्यों पूछा आपसे फिर कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकती ये चीजें? अरे भाई, हाईकोर्ट ने पूछा तो हाईकोर्ट को हम जवाब देंगे ना। हमारा विभाग है, सरकार है, जवाब देगा ना कि क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा या क्या कारण है। वो हाईकोर्ट और सरकार के बीच की बात है। अभी जवाब दाखिल होगा, आप देख लेंगे। आप अपने पत्रकार सवाल ना करे, पत्रकार सवाल ना करे, ये मामला पत्रकार सवाल ना करे क्या? फिर तब तक सरकार का पत्रकार सवाल ना करे आपसे। सवाल करना विपक्ष का काम है, सरकार को आईना दिखाना। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल ना करे। लेकिन सरकार की आपने आरोप कैसे लगाया कि विपक्ष की तरह बात कर रहा हूं मैं? मंशा क्या है? सरकार की मंशा यह है कि बाढ़ पीड़ितों को अधिक से अधिक
सहायता कैसे पहुंचे, उसके लिए प्रशासक बनाए गए। सरकार की मंशा यह है कि अधिक से अधिक स्वच्छता जो अभियान है या पेयजल की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार और राज्य राघवेंद्र जी, आपके इन्हीं सवालों पर अभी सवाल करूंगा मैं। आप जो अभी जवाब दे रहे हैं ना राघवेंद्र जी, अभी जो आप जवाब दे रहे हैं, इन्हीं जवाबों को एक बार और रिमाइंड कर लीजिए। इन्हीं के सवाल पर आऊंगा जरा, संविधान से आधारित धाराओं के आधार पर इन सवालों का जवाब मांगूंगा आपसे मैं। दीपक जी, हाईकोर्ट पूछ रहा है सरकार से कि आप प्रशासक क्यों बना रहे हैं। हाईकोर्ट कह रहा है कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता ग्राम प्रधानों को आप प्रशासक बनाएं, लेकिन सरकार उधर से फटकार खाती है, इधर आती है तो पंचायत अध्यक्षों को बना देती है। कोर्ट से बड़ी हो गई सरकार। जी राणा जी, ये हाईकोर्ट को भी पता है कि प्रशासक बनाए जाने से फायदा किसको होना है। सरकार को पूरी तरह से फायदा होना है। जो ग्राम प्रधान, जो जिला पंचायत अध्यक्ष या जो आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख भी प्रशासक बनाए जाएंगे, जब उनका कार्यकाल इस महीने में खत्म होगा, तो ये सीधे तौर पे उनको वो सारी जिम्मेदारियां उसी तरह से निर्वहन करनी है जिस तरह से आज वो कर रहे हैं। नीतिगत फैसले को नहीं ले सकते हैं, ये क्लाज है उसमें। तो सर, नीतिगत फैसले के अलावा भी तो बहुत से ऐसे फैसले होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं और भी तमाम ऐसे मामले होते हैं जिसका फैसला जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो करता है, जो ग्राम प्रधान होता है वो करता है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शिलान्यास आधारशिला पहले रखी गई है, उसे सिर्फ पूरा कराना, नया काम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा काम उसकी निगरानी कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, फाइलों पे दस्तखत कर सकते हैं, तो सारा कुछ वो कर सकते हैं। जो एक डीएम या फिर वहाँ का जो एसडीएम होता था वो प्रशासक बन के करता था। यूपी के इतिहास में अगर पहली बार से किया गया है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट सवाल उठाएगा ही, क्योंकि इसके पहले भी सरकारें रही हैं, उसमें भी संविधान के जानने वाले लोग रहे हैं, ज्ञाता ज्यादा लोग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार में कहीं और किसी ग्रह से बहुत बड़े जानकार लोग आ गए हैं, नए नए अधिनियम यहाँ पार करेंगे। सर, जब सिस्टम से ही सारी चीजें हो रही थी तो इस बार सिस्टम क्यों चेंज हुआ? हाईकोर्ट यही तो सवाल पूछ रहा है। आप अपना जो ओबीसी आरक्षण की लिस्ट है वो अभी तक पूरी नहीं कर पाए। सबको पता है कि 27 में चुनाव है, 4 से 5 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, और ये जो ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष अगर अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं, वो प्रशासक के रूप में है, इसका फायदा किसको मिलेगा? फायदा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, निषाद पार्टी को मिलेगा, अपना दल को मिलेगा। जो सरकार में है, जो एनडीए के साथ है, उसी को इसका फायदा मिलेगा। तो दर्द होना तो लाजमी है राणा जी, क्योंकि सवाल हम पूछ रहे हैं, सवाल हाईकोर्ट पूछ रहा है, और सीधे तौर पे ये सत्ता का अगर कहें तो दुरुपयोग माना जा रहा है। विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि बार बार कहने के बावजूद अगर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, अगर 13 तारीख का डेट लगा है ग्राम प्रधान पे, तो कुछ दिन तो रुक जाते, हाईकोर्ट के फैसले का वेट कर लेते। लेकिन सरकार ने और पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया। उनको भी पता है कि मामला पेंडिंग होता रहेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तब तक चुनाव आ जाएगा, हमारा जो काम है हो जाएगा, हाईकोर्ट फैसले आते रहेंगे, बाद में चीजें होती रहेंगी। तो कुल मिला के सिस्टम की बात है, जो सिस्टम में रहता है अपने हिसाब से सिस्टम को चलाता है। यहाँ पे भी वही चीजें चल रही है राणा जी। बिल्कुल। और देखिए, सीधी सी बात तो ये है ना कि 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए गए, 6 महीने में चुनाव होकर निपट जाएगा, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया उसकी रिपोर्ट आने में 7 से 8 महीने लगेंगे। मतलब उसके बाद भी 2 महीने खाली रहेंगी चीजें, उसके बारे में कैसे सोचेंगे? फिर तब कौन होगा प्रशासक? यानी कि चुनाव अच्छे से निकल जाए, बाकी देखते रहेंगे क्या करना है बाद में। दीपक जी, देखिए, इनको रिपोर्ट से मतलब ही नहीं है। इनको ये पता है कि रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक यूपी में चुनाव हो सकता है संपन्न भी हो जाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हो सकता है सरकार चुनाव कराने की सोच रही है। अगर वो पहले चुनाव हो गए तो तब तक तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और सब कुछ जो है रिपोर्ट आती रहेगी, सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव कराते रहेंगे, फिर सरकार में रहेंगे। तो ये तो एक सबको पता है। यहाँ पे एक आम आदमी भी ये जान रहा है कि प्रशासक क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं। इसमें इतना टेक्निकल सोचने की भी बात नहीं है। प्रदेश में हर किसी को पता है कि इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है। सीधे तौर पे अगर प्रशासनिक अधिकारी बैठता है तो वहाँ पे सारे पावर उसके हाथ में होते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि प्रशासक अगर हमको बनाया गया है, जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो प्रधान है या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो वो सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को समाधान कर सकेंगे। लेकिन इसके पहले आज़ादी की बात से अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, जब भी इस तरह के प्रशासक बनाए गए, तो क्या अधिकारी उसमें सक्षम नहीं थे, उस चीज नहीं पा रही थी अच्छी, समझ में आया कि नहीं उसी व्यक्ति को प्रशासक बनाओ जो अभी तक यहाँ पे चला रहा है। तो ये सब चीजें बस कहने की चीजें हैं। सब कुछ मिला जुला के सत्ताधारी पार्टी है,
सत्ता में है तो सत्ता में जिस तरह से वो चाहते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। फायदा किसको होना है ये हम भी समझ रहे हैं, हमारे जो चारों प्रवक्ता बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं कि इसका लाभ सीधे तौर पे किसको होना है। 75 में से 68 पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये 68 लोग क्या चुनाव के पहले तक क्या वहाँ पे गोलबंदी और जो एक अधिकार पंचायत अध्यक्ष का पद एक बड़ा प्रभावशाली पद होता है, अपने जिले का प्रथम व्यक्ति जो है वो माना जाता है ग्रामीण इलाकों में, तो एक बड़ा उसके पास पावर होता है। जब पावर सेंटर ही उसके पास है, पूरे पावर की उसके पास है, तो उसका फायदा तो निश्चित रूप से सरकार को मिलना है। तो कुल मिला के कहानी वही है कि सरकार जो चाहती है वो कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले में अब क्या आएगा 13 तारीख को ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार ने जो अपना करना था काम वो तो कर दिया। राणा जी बिल्कुल। रजनीश जी, जी सब कुछ इसीलिए किया गया कि 75 में से 68 पंचायत अध्यक्ष तो आपके हैं, आपकी पार्टी के समर्थित हैं, तो चुनाव में फायदा तो सीधे तौर पर मिलेगा, क्योंकि नेताओं की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, पावर सेंटर आपके लोगों के हाथ में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आपकी स्थिति मजबूत होगी, ग्राम प्रधानों के साथ भी वही स्थिति होगी। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए स्टेप नहीं लिया गया है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। आप सबसे छोटी इकाई बता रहा हूँ, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पंचायत होती है। एक ग्राम में कम से कम 5 से 7 कैंडिडेट चुनाव पर सहभागिता करते हैं, जीतता कोई एक है। आप इससे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सुभाषपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा, अपना दल को राजनीतिक लाभ मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जीता हुआ एक व्यक्ति है, वो प्रधान है, उसके विरोध में 5 लोग और हैं, उनके नंबर आप वोट को अगर टोटल करेंगे। नहीं तो रजनीश जी, इसमें एक पॉइंट ये भी तो है ना कि जो अभी अब जो जीता हुआ है आपने उसी को आगे बढ़ा दिया ना। अगर आप दोबारा से चुनाव लड़वाते तो वो वाली स्थिति हो सकती थी जो आप बता रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया भाई। लेकिन अभी तो वही वाली स्थिति है ना, जो जीता हुआ है, जिसके हाथ में पावर है, उसी को 6 महीने और आगे पावर मिल रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है रजनीश जी, आपकी तरफ से म्यूट हो गया है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। एक बार चेक कीजिएगा पीसीआर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। दान बहादुर जी। जी 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 राणा जी, क्या विपक्ष को भी इसी बात का डर सबसे ज्यादा सता रहा है कि राजनीतिक लाभ बीजेपी या एनडीए ले जाएगा तो फिर क्या होगा? चल रहा है जी, तानाशाह हो जाए तो लोकतंत्र अपने आप हाशिए पे चला जाता है। संविधान को ये लोग हाशिए पर रखते हैं, ये मन विधान वाले लोग हैं। तो ये संविधान तो मानते नहीं, ये मन विधान मानते हैं। मन में जो आएगा वो करेंगे। जब आपको चुनाव कराना है तो आपने आरक्षण का परिसीमन क्यों नहीं कराया? आपने परिसीमन दुरुस्त क्यों नहीं किया आरक्षण के आधार पर? आप जब जानते हैं कि समय आ गया है, चुनाव होगा, तो आपने चुनाव पूर्व तैयारी क्या किया? सिर्फ आप जैसे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा कि बैलेट पेपर छप गए। अरे साहब, बैलेट पेपर छपने के पहले आपने क्या सारी तैयारी कर ली? बस सिर्फ आप कॉपी लेके चले जाएंगे, वो कलम और स्याही और ये सारी चीजें जो आपकी है, उससे बिना उसके परीक्षा आपकी हो जाएगी। सारे संसाधन आप दुरुस्त कर लीजिए ना, जो कंडीशन है चुनाव की। आप तो संविधान को मानते नहीं, आपको किसी को उनके हक और अधिकार देने नहीं है। आप तो इस समय ऐसी अवस्था में बैठ गए हैं कि आपको पूरी जितनी जनता है उनके अधिकार को, उनके हक को, उनके संवैधानिक पावर को आपको खत्म कर करके तानाशाही व्यवस्था कायम करनी है और अहंकारी भाषा का प्रयोग करना है। अगर कोई सवाल खड़ा करे तो साहब वो विपक्ष हो जाता है, वो चाहे कोर्ट हो, चाहे पत्रकार हो और चाहे विपक्ष के नेता हो या कोई समझदार व्यक्तिगत समाज का है, वो चला गया कोर्ट में तो साहब वो सपा का हो गया। अरे ये उत्तर प्रदेश है, बड़ी जागरूक जनता है यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जागरूक बैठे हैं जो देश में दशा और दिशा तय करते हैं, लेकिन कभी एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस देश में, उनको लालच नहीं है कुछ बनने की, लेकिन हाँ जागरूक है, अपनी जागरूकता का परिचय समय समय पर देते रहते हैं। ये देश ऐसे भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमसे आपसे चल रहा है, हम लोग कुर्सी बैठ गए चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो इस तरह से किसी पर आरोप लगा देना, यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का एक पता नहीं क्या मिजाज बन गया है राणा जी, ये कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं सिवाय मन विधान के। जो चाहेंगे वो करेंगे।
अब आपको बता दें अंदर की पोल क्या है इनकी। अंदर की पोल है कि इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन के इनके साथी हैं। देखिए जिस तरह से इन्होंने पिछला चुनाव पंचायत का जीता है पूरा प्रदेश देख रहा है। लोग पर्चा नहीं भर पाए, पर्चे फाड़ दिए गए, महिला प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। जिला पंचायत के चुनाव में लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, बेवजह मुकदमे कायम करके पुलिस दरवाजे पर लगा दी गई। तमाम सारे हथकंडे अपना करके इन्होंने पद हासिल किया है, 75 में 68 पद हासिल किया है। अब वह कार्य अगर ये करेंगे फिर से दोबारा, तो एक तो जनता में इनकी छाछादर होगी, अभी पुराना लोग भूल नहीं पाए हैं, फिर छीछालेदर होगी क्योंकि मानेंगे नहीं, ये करेंगे अपनी हरकत से बात नहीं आएंगे। तो ये इनकी स्थिति है कि इसको चुनाव को टाल दो, पहले ताकत हासिल करो, पावर हासिल करो, पहले सत्ता की प्रदेश में पहले कब्जा करो, फिर जिले और ब्लॉक और गांव तो आ ही जाएंगे। तो इन्होंने जो फार्मूला तय किया पिछले पंचायत के चुनाव में, उसी फार्मूले का इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार में चुनाव टाल रहे हैं। सीधे सा आरोप हमारा यह है कि ये सीधे सीधे संवैधानिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इनको भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी ताकत का, धन का, बल का इस्तेमाल करने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, उसी घड़ी के इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक, रजनीश जी आवाज क्लियर हुई क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है रजनीश जी, बोलिएगा आप कुछ पहले। एक बार पीसीआर टीम जरा चेक कीजिएगा, रजनीश जी की आवाज नहीं आ रही है। विश्व विजय जी, चुनाव का टालना सीधे तौर पर यह तो बता रहा है कि राजनीतिक लाभ किसी को मिलने जा रहा है, लेकिन कोर्ट के खिलाफ जाकर एक तरफ कोर्ट फटकार लगाए और दूसरी तरफ फिर वही काम कर दें। और खबर यह भी है कि ब्लॉक प्रमुखों का भी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, इसी तरह से उन्हें भी प्रशासक बनाया जाएगा। विश्व विजय जी, राघवेंद्र जी, जो बात आपने कही थी मैं उसी पर अब सवाल पूछना आपसे चाहता हूं कि कोर्ट ने कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के खिलाफ है। ये तो आप उन दोनों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर आप कौन से नियम कानून के तहत आपने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया या फिर जिलाध्यक्षों को प्रशासक बनाया, या आगे जो ब्लॉक प्रमुखों को आप प्रशासक बनाने जा रहे हैं, किन नियमों के तहत? देखिए राणा जी, पहले तो आपका महुआ चैनल बहुत ही बधाई का पात्र है कि आपके चैनल पर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुझे पत्रकार में भी आस्था है, विश्वास है, चैनलों में भी विश्वास है, चुनाव आयोग पे भी विश्वास है, ईवीएम पे भी विश्वास है। अभी इसके पहले मैंने किसी चैनल पे नहीं सुना, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं, पत्रकारों पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं, देश की तमाम जो संसाधन है उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब मेरे सवाल पर आ जाइए जी। ये बधाई वाला कार्यक्रम खत्म हो गया। पंचायती राज अधिनियम 1939 की धारा 12/3.1 के तहत जो है सरकार को एक प्रावधान है कि इस तरह की जब कोई विशेष परिस्थिति आए जिसमें सरकारी काम में कोई बाधा न रुक पाए, तो उसके लिए सरकार प्रशासक के तौर पर उन जनप्रतिनिधि को कार्यकाल के तौर पर बढ़ा सकता है। सरकार की मंशा क्या है? देखिए, कार्यकाल बढ़ाना, प्रशासक बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रशासक के माध्यम से सरकार वापस चुन के चली आएगी। देखिए, कोई अधिकारी या प्रशासक सरकार अगर वापस बुलाना रहता तो मुझे लगता है कि जो सरकार मौजूदा स्थिति में, चाहे वो जिस देश, जिस राज्य या जिस प्रदेश में है, जी मूल आवश्यकता है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता से जो वादा करता है, जनता के वादे के जो वादा है उसके खिलाफ जो उतरता है वादे के समर्थन में, तो जनता उसको बार बार चुनती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रशासक एक होगा, मैं भी मानता हूं, मैं भी गांव से आता हूं, और एक गांव में एक प्रधान है, सही बात है कि एक प्रधान के खिलाफ 3-4 प्रधान लड़े होंगे, तो ये कतई कहा नहीं जा सकता है कि एक प्रधान पूरे गांव का वोट बीजेपी को या सुभाषपा को करा देगा। एक जिला पंचायत अध्यक्ष, चूंकि किसी भी जिले में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोग रहते हैं, तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष का हम प्रशासक के तौर पे 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दे तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष पूरा वोट हमको दिलवा देगा। ये कहने सुनने की बात हो गई। प्रशासक बनाने की मंशा सरकार की बस केवल इतनी है कि सरकार की योजना, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, जब तक लेकिन एक बात तो बताइए ना, ये आपने नियम कहां से बताया
क्योंकि मुझे तो नहीं मिला ये नियम कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं क्या, और इसी पर लगातार आपसे हाईकोर्ट जवाब मांग रहा है कि कैसे आप ये कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। मैंने देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में प्रधानों को भी कार्यकाल बढ़ा था, लेकिन प्रधानों को प्रशासक न बना के वीडियो कार्यकाल नहीं बढ़ा था ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, कार्यकाल बढ़ाने का कोई नियम ही नहीं है। आपसे कोर्ट यही तो बार बार पूछ रहा है कि क्या आप पीछे के रास्ते से जाकर उनका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं क्या? कार्यकाल बढ़ाने का कोई नियम ही नहीं है संविधान में। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया गया। किस नियम के तहत? वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, और यही बात आपसे हाईकोर्ट ने पूछी है, वही मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए हाईकोर्ट, मैं कह तो रहा हूं कि कल ये बात सार्वजनिक हो जाएगी। जब हाईकोर्ट में सरकार के तरफ से वो दलील दाखिल कर दी जाएगी तो सार्वजनिक हो जाएगी कि क्या मामला है, किस अनुरूप के तहत या किस संविधान के तहत हमने प्रशासक बनाया। हाईकोर्ट के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, हाईकोर्ट को आपत्ति होगा, हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। हम तो संविधान के तहत चलते हैं, हम केवल संविधान में आप खुद नियम नहीं बता पा रहे हैं। संविधान खुद कह रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, और आप कह रहे हैं हम संविधान के अनुरूप चलते हैं। कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि कहां से नियम लेकर आए आप, भाई साहब बताइए जरा। आप कह रहे हैं हम संविधान के अनुसार चलते हैं। मैंने आपको बता दिया, कल आप ही के चैनल पे इसी मुद्दे पर डिबेट, सोमवार को इसी मुद्दे पर डिबेट रहेगा। 13 तारीख को सरकार की तरफ से जो दलील पेश की जाएगी उसकी कॉपी आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो पहले नहीं बताया जा सकता। भाई सरकार की जो मंशा है, सरकार अपना कोर्ट में दाखिल करेगा, कोर्ट के बाद सार्वजनिक होगा, फिर उस पर हम लोग डिबेट कर लेंगे। हमारी 243 और 243 के, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि अगर 5 साल का कार्यकाल ग्राम प्रधान का होगा उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। 243 में लिखा गया कि अगर उससे पहले ग्राम प्रधान के चुनाव को उस प्रधानी को अगर भंग करना पड़ता है तो प्रशासक कोई अधिकारी होगा, और उन्हीं के भीतर में जब तक कार्यकाल खत्म हो उससे पहले पहले चुनाव कराना होगा। और यह जिम्मेदारी 243 के में दी गई कि राज्य निर्वाचन आयोग करेगा इस काम को, और कोई भी नहीं करेगा। और इसीलिए आपसे पूछा गया हाईकोर्ट के द्वारा कि क्या निर्वाचन आयोग की भूमिका को आप कमजोर कर रहे हैं? डायरेक्ट आप जाकर बना दे रहे हैं प्रशासक, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग कहां है? नहीं, मैंने बताया तो कि जो 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक बनाए गए हैं। अब ये हो सकता है कि प्रशासक प्रधानों को नहीं बनाया गया। मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूं कि प्रशासक अगर बनाया गया तो किसी अधिकारी को बनाया जा सकता है, प्रधानों को नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रतिनिधि को नहीं बनाया जा सकता। आप देखिए ये मुद्दा जो है, ये जब 13 तारीख को हाईकोर्ट में जब दाखिल होगा सरकार की तरफ से तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। पूरे उत्तर ठीक है, आज तो खैर बचने का ऑप्शन है आपके पास, ये कहकर कि 13 तारीख को आप देखिएगा क्या हम जवाब देते हैं, ये कहने के लिए आपके पास है रास्ता। आज आप ये कहकर बच सकते हैं। दीपक जी, सुन पा रहे हैं क्या? दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? दान बहादुर जी, आज तो वो कहकर ये बच रहे हैं कि 13 तारीख को आप देख लीजिएगा कि हम क्या जवाब देंगे। जी राणा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये टोटल इनकी विफलता है, और ये वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव को शायद जो मानसून सत्र चलने वाला है लोकसभा में उसमें लेके आने वाले हैं इनका डिलिमिटेशन, और ये वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। अभी एक चैनल पे मैं था, वहां जानकारी हुई कि इस तरह से ऐलान है। तो कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करेंगे, वादा करेंगे। 7 लाख करोड़ बता रहे थे कि खर्च हो जाता है, उस खर्च को बचाने के लिए मैंने वहां भी सवाल खड़ा किया कि बताइए ग्राम प्रधान का चुनाव का क्या होगा? जो लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के राणा जी देखिए, ये मनमानी कर रहे थे, सारे कार्यों को मनमानी कर रहे हैं। संस्थाएं जो संवैधानिक है उनको ताक पर रख करके, लोकतंत्र में इनको बिल्कुल आस्था नहीं है। और यही कारण है कि जब इनसे सवाल खड़ा करिए तो ये दाहिने बाएं झांकने लगते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से फिरौर है जनता के बीच में, चूंकि इनके फिरौर होने के कारण भी हैं। इन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर फेल रहे, ये नौकरी दे नहीं पा रहे लोगों को, रोजगार है ही नहीं इनके पास। महंगाई का पूरा मुद्दा इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आए थे सस्ता करने पेट्रोल, 100 के पार चला गया। रुपया आए थे उठाने, रुपया गिरता चला गया।
तो हर तरह से मुद्दे, महिलाओं कानूनी व्यवस्था इनकी पूरी तरह से फेल है। रोज अत्याचार, रोज बलात्कार, रोज मुकदमे हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये पहचान करके इनकाउंटर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे इनके खिलाफ हैं। जनता एकदम इनके आक्रोश में मतलब बैठी हुई है इनको जवाब देने के लिए। अब ये भाग रहे हैं। आप देखिए कि यही सब मुद्दे इनके थे जो 2024 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत देकर के, इतने ज्यादा सांसदों को जिता करके इनको जनता ने एक तरह से आईना दिखाया। लेकिन ये अपनी तानाशाही, अपने घमंड को बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं। ये जनता की बातों को एकदम से फिजूल समझ रहे हैं ये, और अपनी मनमानी, अपने मन विधान को मान करके, संविधान को तार तार करके चल रहे हैं। तो इनको ये पता है कि जितने दिन ही खिसक जाए, अब ये उस स्थिति में आ गए हैं कि शायद यही हमारे जो ग्राम प्रधान हैं और ये जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं, अब ये हमारी नैया पार करेंगे। इनके माध्यम से ये भारी घोटाला कराने के मूड में है राणा जी, हमें लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बिहार के चुनाव में, चुनाव के बीच में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेज करके एक दुरुपयोग किया अपनी सत्ता का इन्होंने, और चुनाव आयोग बैठा रहा। उसी तरह से कुछ इनका फार्मूला सेट है और ये उसी रास्ते फिर से सरकार में आना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता है, इनको अब की बार सबक सिखाएगी। 27 में तो ये प्रदेश से जाएंगे, 29 में देश से चले जाएंगे राणा जी। ठीक है। रजनीश जी, आवाज क्लियर हुई क्या आपकी? जी रजनीश जी, अब दीजिए जरा जवाब, क्योंकि सवाल तमाम तरफ से आपसे पूछ लिए गए हैं सीधे तौर पर, और आपने तो खैर यहां तक कह दिया कि बैलेट पेपर छप गए थे, हम तो इस तरह की तैयारी में थे। बैलेट पेपर कैसे छपवा लिया आपने? नहीं, नॉमिनेशन हुआ नहीं क्या? देखिए, मतदाता सबसे पहले किसी भी चुनाव की पहली प्रक्रिया होती है वोटर लिस्ट। हमने वोटर लिस्ट का प्रकाशन करवा दिया था, और पंचायती राज मंत्री जी ने हमारे बार बार कहा था कि हमने मतपत्रों की छपाई भी करवा दी है। वही तो पूछ रहा हूं, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जब नॉमिनेशन चुनाव आयोग किसी को चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो आपने उसमें छपवाया क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी राज्य की जो पंचायत चुनाव होता है, वो कुछ चुनाव चिन्ह जिसपे प्रत्याशी के वोट मिलता है, जो मतदाता है, वो अपने लिए रिजर्व रखता है। वो चाहे जिला पंचायत के लिए हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के लिए हो, चाहे ग्राम पंचायत के लिए हो, वो हर प्रत्याशियों के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मतपत्रों पे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ और मतपत्र पता ही नहीं हुआ। मतपत्र छप जाते हैं। आप मान लीजिए पंचायत चुनाव में चिन्ह होते हैं, वो रिजर्व होते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब उसमें उम्मीदवार रिजर्व होते हैं, जब उसमें उम्मीदवार का नाम मतपत्र में उम्मीदवार का नाम नहीं होता है ना। आपने छपवा लिया, मैं मान गया, आपने जो है छपवा लिया अपने हिसाब से। मान लीजिए कोई निर्दलीय खड़ा हुआ, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका जो है चुनाव चिन्ह क्या होगा? मान लीजिए कि बिजनौर पंचायत चुनाव में कैसे बताएंगे? पंचायत चुनाव में दलीय व्यवस्था नहीं लागू होती है कि किसी को कमल पे वोट डालना, किसी को साइकिल पे डालना, किसी को हाथी पे डालना। आप किसी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ पंचायत देंगे। वो चुनाव कौन सा चुनाव चिन्ह रखा आपने कैसे पता लगेगा? वो जो आयोग आप जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे, वो पद चुनाव आयोग रिजर्व रखता है चुनाव चिन्ह। आप भी देखे होंगे। आप समझाता हूँ कैसे होगा। हाँ, जवाब दीजिए राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए जी। लेकिन कमी समय में, क्योंकि एक ही मिनट है, एक ही मिनट में नहीं, मैं कमी समय में दे रहा हूँ। या तो पंचायत चुनाव के बारे में आपको पूरी पता नहीं है, या सपा के प्रवक्ता को पूरा नहीं पता है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। मुझे कितना पता है नहीं पता है वो छोड़ दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। चुनाव सरकार का काम नहीं है। पंचायत चुनाव का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत चुनाव का काम 5 साल चलता है। वही तो आपके सहयोगी से पूछ रहा था मैं। अब आप खुद देख लीजिए किसको कितना ज्ञान है और किसको कितना ज्ञान नहीं है। नहीं, आप बताइए ना पहले मुझे एक बात, राघवेंद्र जी, मैं भी वही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने छपवा लिए थे, मैं भी वही पूछ रहा हूं, सरकार छपवाती है? सरकार का काम ही नहीं है, वो राज्य निर्वाचन वही तो मैं कह रहा था, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता पंचायत चुनाव के बारे में। पूरे 5 साल कराता है। नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि पंचायत चुनाव के बारे में मुझे कम जानकारी है। आप अपने सहयोगी की बात पूरी सुन नहीं रहे हैं और सीधा पत्रकार पर आरोप दाग देंगे। जब अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो सीधा पत्रकार पर सवाल खड़ा कर दो और नाचने लगो। सवाल कर आप
जनता को जब पता चलना चाहिए ना कि अल्फाबेटिकल तो जनता को यह भी तो पता लगना चाहिए ना कि आपके सहयोगी ने बोला क्या था। उन्होंने कहा कि सरकार ने छपवा लिए थे, उसी पर मैंने सवाल किया कि कैसे छपवा लिए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने अगर गलती कर दिया तो गलती सुधारने के लिए मैं हूं ना सहयोगी दल। तो आपने क्या कहा फिर कि शायद आपको जानकारी नहीं है पंचायत चुनाव के बारे में? बिल्कुल मैं कह रहा हूं भाई, आप बार बार कह रहे हैं कि मतपत्र कैसे छप गया। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना कि सरकार ने कैसे छपवा लिए, जिस बात का दावा उन्होंने किया था उसी बात पर तो पूछ रहा था मैं। सरकार को ये पावर ही नहीं है कि मतपत्र छुपाए। तो यही तो आपसे सवाल किया था। खैर ठीक है, छोड़िए ना, छोड़िए, जब जवाब नहीं मिलता ऐसी बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दीपक जी 30 सेकंड में कंक्लूजन दीजिए जरा। दीपक जी। बिल्कुल, आपने जो लास्ट में कहा कि जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो उल जलूल बातें करके मामले को घुमा फिरा करके किसी तरह से डिबेट को ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पिंड छूटे हमारा, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब संविधान में ये नहीं बता पाए कि किस संविधान की धारा के तहत ये चीज़ें इन्होंने की है, तो ये चैनल पे बैठ के, महुआ खबर पे बैठ के क्या जवाब देंगे। निश्चित रूप से 13 तारीख के फैसले का इंतजार करना होगा सभी को। अगर हाईकोर्ट ने इस बारे में सरकार को चिताया है तो फैसला भी कुछ इस तरह का आ सकता है, प्रत्याशित आ सकता है। सरकार ने जो अभी ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाने की योजना बना रखी है, जिला पंचायत अध्यक्षों को तो बना ही दिया, ग्राम प्रधानों को पहले बना दिया, तो निश्चित रूप से 13 तारीख का दिन महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये फैसला नीतिगत नहीं है, ये जनता भी जानती है, और ये भी जनता जानती है कि इस फैसले से किसको कहां पे कितना फायदा होने वाला है। राणा जी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दान बहादुर जी आपका भी, विश्व विजय जी आपका भी, राघवेंद्र द्विवेदी जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर रजनीश सिंह आपका भी शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर कोर्ट से फटकार पाने के बाद, ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने के बाद जब उस पर फटकार खाई, तो फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को क्यों प्रशासक बनाने पर सरकार आई, और अब क्यों ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाना चाहती है। कोर्ट के फटकार के बाद भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।